हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं संगीता आज आपको विषय इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ और ये क्लास स्पेशली कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। बच्चों, जैसा कि पहले वीडियो में हम इतिहास के बारे में कुछ बातें कर चुके हैं, अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस ह प्लस आस। इति का अर्थ होता है बीता हुआ युग, ह निश्चय का वाचक है और आस था, तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, अर्थात जो निश्चय करके बीत गया उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो आज हम पढ़ते हैं उस शब्द का प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को आधुनिक इतिहास का जनक कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब बात आती है कि इतिहास है क्या। बच्चों, इतिहास भूतकाल में घटित समस्त घटनाओं का समावेश है, जिसकी सहायता से हम अतीत के समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संरचनाओं के बारे में जान सकते हैं, जो अनेक प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों से प्रमाणित होती है। वैसे तो इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। बच्चों, सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कक्षा 12 का जो प्रथम अध्याय है वो प्राचीन इतिहास से ही शुरू होता है। तो एक कक्षा 11 में भी आप लोगों ने इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसके आधार पे आपको इस क्लास में पढ़ने में आसानी होगी। और प्राचीन इतिहास जो है वो उसका अध्ययन कई दृष्टियों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी की सहायता से हम अपने देश के में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य ने कृषि करना कब सीखा, प्राकृतिक संपदाओं का ज्ञान कब उसे हुआ, मानव जीवन कब सुरक्षित हुआ, कब सुव्यवस्थित हुआ, इस सारी जिज्ञासाओं का जो निवारण है वो प्राचीन इतिहास में है। तो अब प्राचीन इतिहास है तो इसके अध्ययन के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, जैसा कि बच्चों आप सभी जान रहे हैं कि जो लिखित स्रोत होता है, तो पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात में बात करेंगे, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत की बात में बात करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में जो मनुष्य ने लिखना सीखा तो उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था, तो उस समय के मनुष्य की आप जिसका दिमाग है उसकी कल्पना कर सकते हैं कि उसने अपनी चीज़ों को कैसे लिख के रखा कि आज तक वो संयोजित है। उसने लिखने के लिए ताम्रपत्र, भोजपत्र, अभिलेख, शिलालेख आदि साधनों का प्रयोग किया, जिसकी सहायता से आज भी हम उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा की स्थिति को जान सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ताड़पत्र। ताड़पत्र क्या है बच्चों? ताड़पत्र, ताड़ के जो चौड़े पत्ते होते थे उस पर उसने अपनी बातें लिखी हुई हैं उस समय के मनुष्यों ने। उसके बाद फिर भोजपत्र है। भोजपत्र जो है वो भुर्ज नामक एक पेड़ है, उसकी छाल पे लिखे गए कुछ अभिलेख मिले हुए हैं, जिसे भोजपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र, जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें तांबे का जिक्र आ रहा है, तो हम एक तो ये भी आकलन कर सकते हैं कि उस समय तांबे का आविष्कार हो चुका है, मनुष्य तांबे से परिचित है। तांबे के पतले छोटे टुकड़ों पे उसने अपनी समय की कुछ बातों का उल्लेख किया है। उसके बाद आता है स्तंभलेख। स्तंभलेख पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएँ जिस पे कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, जो आज भी पुरातत्व विभाग ने बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा है, जो उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। फिर आता है शिलालेख। शिलालेख बच्चों पत्थर की चट्टानों पे लिखे गए लेख हैं, इसलिए इनको शिलालेख कहते हैं। और शिलालेख का जो
योगदान है प्राचीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए कि पूरा स्रोत में सबसे ऑथेंटिक अगर है तो ये शिलालेख के स्रोत हैं, लिखित साक्ष्य हैं जो प्रमाणिक सर्वाधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। इन स्रोतों के माध्यम से और जो साहित्यिक इन और फिर आता है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है: पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल में बच्चों कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, लेकिन भौतिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और जिसके आधार पे उस समय के हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आद्य इतिहास काल वह समय है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। उनकी जो लिपि है वो अपठनीय है। जैसे उदाहरण के तौर पे सिंधु सभ्यता का जो विकास है, उस समय जितनी भी मुहरें मिली हैं उसमें जो भी लिखा गया है वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। उस पर लगातार रिसर्च हो रही है। फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित स्रोत भी हैं और उन लिखित स्रोतों को आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। अब हम अपने पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर, उसका शीर्षक है ईंट मन के औजार, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बच्चों जिनके पास किताबें हैं वो अपनी किताबों में देख सकते हैं, नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लें या हम उन्हें कुछ उपलब्ध अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा देंगे। तो चैप्टर की शुरुआत में ही पहले एक सिंधुकालीन मुहर बनी हुई है। मुहर में कुछ पशु पक्षियों की आकृति है और उस पर कुछ लिपि, उस पर कुछ लिखा गया है। और जो उसमें पुरातत्व सामग्री मिली है उसमें मोहरें हैं, मनके हैं, बाट हैं, फलक हैं, जिसके आधार पे हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों हड़प्पा से पहले भी सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो हड़प्पा से पहले जो सभ्यताएं विकसित हैं उन्हें पूर्व आरंभिक सभ्यता कहते हैं, और हड़प्पा के बाद की जो सभ्यताएं हैं उनको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। आरंभ में बच्चों जो हमारे चैप्टर का आरंभ है उसमें विशिष्ट मृदभांड की चर्चा की जा रही है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। आज भी हम अपनी आवश्यक वस्तुओं को संग्रह करने के लिए किसी न किसी पात्र की ज़रूरत होती है। तो उस समय के जो मनुष्य थे, उस समय के जो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अपनी आवश्यक सामग्री को संचित करने के लिए मृदभांडों का प्रयोग किया था। उसके बाद फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो कृषि मतलब अनाज के कुछ दाने पुरातत्वविदों को मिले हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस समय का जो मनुष्य है वो कृषि कार्यों से परिचित है, वो अन्न का उत्पादन भी कर रहा है। पशुपालन, पशुओं की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। पशुओं की जैसे मोहरों पे जो चित्र अंकित है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय का जो मनुष्य है वो पशुपालन भी करता था। उसके बाद फिर है निर्वाह के तरीके, वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करता था। विकसित स्थानों पर जो है पानी, जो हमारी सभ्यता है उसका जो विकास है वो नदियों के किनारे ही हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता भी, हड़प्पा पंजाब का स्थल है, वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया प्रथम स्थल है। इसे प्रतीक के रूप में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका विस्तार है वो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र तक पूरा फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं निर्वाह के तरीके। जो व्यक्ति था, जो मनुष्य था, वो पेड़ पौधे से उत्पादों का उपभोग करता था। फल फूल जो भी उसे मिल जाता था उसको खाता था। और वहाँ से जो मोहरें मिली हैं उससे उसमें जो है उससे उस समय के उस पे पशुओं की आकृति का वर्णन है, जिससे उस समय का साक्ष्य प्राप्त होता है। जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं और
मोहनजोदड़ो